दोस्तों, ट्रैवलिंग देसी बुड्ढे की ट्रैवल डायरी के तीसरे एपिसोड में आपको हम विदेश भ्रमण के दौरान सुरक्षा और परेशानी से जुड़ी कुछ दो घटना बताने जा रहे हैं। जब भी आप किसी ऐसे देश में यात्रा करें जहां ड्रग स्कैंडल और ड्रग माफिया काम करते हो या वह देश ड्रग्स की सुर्खियों में हो, तो आप बहुत सी सावधानी के साथ यात्रा करें। इसका कारण यह है कि उन देशों की सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा पैनी निगाह इन सब चीज़ों पर रखती हैं, खासकर एशियाई देशों के पर्यटकों पर। जरा सा भी संदेह होने पर आपसे पूछताछ जरूर की जाती है। आप इसके लिए यह जरूरी है कि आपके पास कुछ ऐसा दस्तावेज होना जरूरी है जिससे आप अपने को ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आने पर निर्दोष साबित कर सकें, या पूछताछ में आप उन दस्तावेजों के माध्यम से उन्हें यह कन्विंस कर सकें कि आपकी यह यात्रा पूरी तरह से जिस काम के लिए वीज़ा मिला है उसी के अनुरूप हो रही है। क्योंकि ऐसा न करने पर आप कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। मेरे साथ ऐसा ही एक वाकया ड्रग के लिए मशहूर देश पनामा सिटी के एयरपोर्ट पर हुआ। वह हादसा अभी तक हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, जबकि घटना लगभग 16 महीने पुरानी है। इस घटना को जानने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वर्ष 2022 के मई और जून के महीने में 11 देश के भ्रमण पर मैं निकला था, जिसमें स्पेन, इंडोरा, पुर्तगाल, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर होते हुए मैक्सिको जा रहा था। बीच में हमारे साथ इक्वाडोर के वीज़ा को लेकर एक समस्या खड़ी हुई। हमारी फ्लाइट लीमा से क्योटो की थी, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन कहें या अपडेट की जानकारी न होने की वजह से हमें लीमा एयरपोर्ट से इक्वाडोर जाने की फ़्लाइट नहीं मिली। दरअसल जब हमने यात्रा शुरू की थी या प्लान की थी, उस समय भारतीयों के लिए इक्वाडोर वीज़ा फ्री देश था। इस बात की जानकारी गूगल और दिल्ली स्थित इक्वाडोर के एम्बेसी के माध्यम से हमें मिली थी। हमारी 56 दिनों की यात्रा 25 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी, लेकिन 20 मई को इक्वाडोर पहुंचने के एक सप्ताह पहले संभवतः इक्वाडोर सरकार ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा की जगह ई वीज़ा कर दिया था। इस संशोधन से हम अपडेटेड नहीं थे। हमारी फ्लाइट 20 मई को रात 4 बजे लीमा से क्यूटो की थी तथा 26 तारीख को क्यूटो से मैक्सिको की थी। हम जब रात को लीमा के होटल से चेकआउट करके लीमा एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर के लाइन लगे थे, तब तक हमें इस बात से हम बेखबर थे। हम अपने सामान चेक इन बेल्ट पर रख दिया और पासपोर्ट तथा अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बोर्डिंग पास के लिए दिया, तो उसने मुझसे इक्वाडोर का वीज़ा मांगा। मैंने उसे बताया और जिस नोटिफिकेशन में भारतीय के लिए वीज़ा फ्री का प्रावधान था वह दिखा दिया। पर जब हमने सिस्टम में डाला तो नई रूलिंग आ गई। उसने मुझे कंप्यूटर की तरह करके दिखाया। मेरे पीछे लंबी लाइन थी, इसलिए मुझे बेल्ट पर से सामान उतारने और किनारे हटने को कहा। मैं हट गया, पर बार बार उससे रिक्वेस्ट करता रहा। चूँकि उसे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसने फ़ोन करके अपने सीनियर को बुला लिया। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना तथा मुझे 2 विकल्प दिए। पहला कि आप वापस अपने होटल लौट जाएं और कल लीमा में एम्बेसी में जाकर ई वीज़ा लें, और दूसरा कि आप अभी ऑनलाइन अप्लाई करके ई वीज़ा ले लें, और तीसरा आप किसी और देश जहां की वैलिड वीज़ा आपके पास हो वहां चले जाएं। मैंने उससे कहा कि मैं ऑनलाइन कोशिश करता हूं। मैंने अपने बच्चों को इंडिया कॉल करके समस्या बताई। चूँकि इंडिया में दिन के 4 बज रहे थे, तो उन्होंने भी पूरा दम लगा दिया, पर कुछ नहीं हुआ। इधर चेक इन काउंटर बंद होने की नौबत आ गई। वह सीनियर मेरे पास आई और मेरी स्थिति देखकर बोली कि अगर आप मैक्सिको सिटी जाना चाहें तो मैं आपके दोनों टिकट लीमा से क्यूटो और 26 तारीख को क्यूटो से मैक्सिको की फ़्लाइट मर्ज करके सुबह 9 बजे की लीमा से वाया पनामा सिटी मैक्सिको की फ़्लाइट बिना किसी एडिशनल पैसे के करा सकती हूँ। उस फ्लाइट में केवल अभी 2 सीटें बची हैं। मैंने पत्नी जी से सलाह लेकर हाँ इसलिए कर दिया कि मैक्सिको में 6 दिन और मिल जाएंगे, ठीक से घूम लेंगे। इससे एक सबक मिला
कि जब भी आप विदेश भ्रमण पर जाएं तो वहाँ के एम्बेसी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको यात्रा पूरी होने तक मिलती रहे। अब आगे ड्रग से जुड़ी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे ही पनामा एयरपोर्ट पर चेंज ओवर के लिए हमारी फ़्लाइट रुकी और फ्लाइट से हम एरो ब्रिज के माध्यम से ट्रांजिट लाउंज के लिए निकलने ही वाले थे, वैसे ही बिल्कुल गेट पर ही दो आदमी खड़े थे। उन्होंने अपना कार्ड हमें दिखाए और हमसे कहा कि आपसे पूछताछ करनी है, इसलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी पत्नी जी बुरी तरह से डर गई, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 घंटे से परेशान चल रहे थे। मेरी पत्नी को यह लगा कि अगर अलग अलग कमरे में पूछताछ होगी तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी, और ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी कोई समस्या खड़ी हो जाए, या इससे भी ज़्यादा बुरे ख्याल हमारे मन में आने लगे थे। खैर, हमें एक कमरे में बैठा दिया गया। हमने सोचा ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट भी 2 घंटे बाद की है। जैसे ही मैंने गूगल पर ट्रांसलेट करके उनसे पूछा, उसने यह बताया कि हमने दुभाषिया बुलाया है। उसका बॉस पीछे एक बड़ी सी कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ था। 10 मिनट के बाद वह दुभाषिया आया और हमारी पूछताछ शुरू हुई। उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आप इंडिया से साउथ अमेरिका क्यों आए हैं। हमने उसे बताया कि हम टूरिस्ट हैं और हम साउथ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के भी कई देश का भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। उसने मेरा पासपोर्ट देखा। पासपोर्ट देखने के बाद मेरी आइडेंटिटी चेक की। उसके बाद उसकी सुई हटक गई कि आप इतनी यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा, पर वह मानने को तैयार नहीं हो रहा था। बार बार एक ही प्रश्न कि आप केवल पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट फिर से दिखाए और फिर हमने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग हैं। मैं 6 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। उसने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं। मैंने अपनी मेल खोली और मेल में जो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उसकी सारी डिटेल उसमें लिखा था, वह दिखाया। फिर वह सबूत मांग रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, हमें यह किसी मामले में फंसा कर जेल भेज देगा। मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने पर्स खोल के अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, लेकिन वह स्कूल का था। और शायद यह बिल्कुल चांस की बात थी कि वन विभाग में मेरी तैनाती के दौरान जो उत्तर प्रदेश सचिवालय जाने वाला पास था, वह भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको दिखाया, उसके पीछे जो बड़ा अधिकारी बैठा हुआ था, वो अपनी कुर्सी से उठा और आकर के मुझसे पूछा कि आप वन विभाग में काम करते थे। हमने कहा हाँ। वह यह जानकर कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी रहा हूँ, मुस्कुराने लगा। फिर सामान्य कुछ बातें मुझसे जंगल के बारे में पूछने लगा। क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में कई सफारी कर चुका था, तो मुझे वहाँ के ज्ञान से ज़्यादा उन सफारियों में जो घूमने से मिला था, उसमें थोड़ा नमक मिर्च लगा करके उसे बता दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और सारी बोला। हमारे जान में जान आई, लेकिन एक प्रश्न अधूरा रह गया था। मुझे लगा कि मुझे इस प्रश्न का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि आखिर पूरी फ्लाइट में ही हम ही से क्यों इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया। माहौल थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई, आपने हमें ही पूरी फ्लाइट में इंट्रोगेशन के लिए चुना। उसने बताया कि हमको आप लोगों पर ड्रग पेडलर का अंदेशा था। हमें यह इनपुट मिला था कि इस फ्लाइट में एक इंडियन कपल यात्रा कर रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी जांच और पूछताछ ठीक से कर लिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा देशों का भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ये ड्रग पेडलर तो नहीं है। यह भी एक अनुभव रहा हमारा। मेरा उन सभी लोगों से यह निवेदन है कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपनी आइडेंटिटी, खासकर यदि आप सरकारी सेवा में हैं या रिटायर्ड हुए हैं, तो ज़रूर उसका प्रूफ अपने पास रख लें, जिससे इस तरह की अगर कोई समस्या आती है तो उसे आसानी से आप हैंडल कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। अगले एपिसोड में हम आपको
बताएंगे कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विदेश में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। हम जो भी इस ट्रैवल सीरीज में आपको बता रहे हैं वो रियल घटनाएं हैं, वो सब मेरे साथ घटी हुई हैं।